आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है हमारा ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 13 पे ऑफ द टीपीए। तो दोस्तों, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मेरा डेली लेक्चर मिल सके। अगर आप लोगों को कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न, कि अनबॉर्न को ट्रांसफर होगा तो किस कंडीशन के अनुसार। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेक्शन 5 का। अब यहाँ सेक्शन 5 पहले क्यों हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब हम लोग सेक्शन 5 देखते हैं तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में जो दो व्यक्ति होता है, ट्रांसफेरर एंड ट्रांसफेरी। ट्रांसफेरर कौन होता है? वह व्यक्ति जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, और ट्रांसफेरी कौन होता है? जो जिसको ट्रांसफर होता है। क्लियर है ना? तो यहाँ पे दोनों व्यक्ति को अस्तित्व में होना है एट द डेट ऑफ ट्रांसफर। यही है सेक्शन 5। ठीक है, कहता है। और जब हम लोग पूरे टीपी एक्ट को देखते हैं तो टीपी एक्ट जो गवर्न करता है सिर्फ उस ट्रांसफर को जो होता है बिटवीन दी लिविंग पर्सन। क्लियर है? लेकिन जब हम लोग सेक्शन 13 देखते हैं, सेक्शन 13 क्या कहता है कि ट्रांसफर बेनिफिट का हो रहा है किसको? अनबॉर्न को। और अनबॉर्न का मतलब क्या होता है? अनबॉर्न का मतलब वह व्यक्ति जो अस्तित्व में नहीं होता है एट द डेट ऑफ द ट्रांसफर। यहां तक कि अनबॉर्न को हम लोग यह भी कह सकते हैं जो मां के गर्भ में भी नहीं होता है। तो इसका यह मतलब हुआ कि जो व्यक्ति मां के गर्भ में है वो माना जाता है कंपिटेंट ट्रांसफर, वो माना जाता है इन एग्जिस्टेंस एट द डेट ऑफ द ट्रांसफर। ठीक है? लेकिन अनबॉर्न का मतलब कौन? जो मां के गर्भ में भी नहीं है। क्लियर है? तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे अनबॉर्न को ट्रांसफर करना है तो कौन से शर्त को हमको देखना होगा? तो इसके लिए है सेक्शन 13। सेक्शन 13 कहता है कि अगर ये दो इंटरेस्ट को फुलफिल करके ट्रांसफर हुआ टू दी अनबॉर्न, ठीक है, तो वह ट्रांसफर वैलिड माना जाएगा। ठीक है? क्योंकि जब हम लोग डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं अनबॉर्न को, तो डायरेक्ट ट्रांसफर अगर करते हैं अनबॉर्न को तो वो ट्रांसफर वैलिड नहीं है, अनवैलिड है। ठीक है? वॉइड है। तो अनबॉर्न को हमको ट्रांसफर करना है तो ये दो कंडीशन को पूरा करना होगा। तो वे दो कंडीशन क्या है? तो पहला कंडीशन है प्रेयर लाइफ इंटरेस्ट। ठीक है? और दूसरा है एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ही ट्रांसफर होगा अनबॉर्न को। पहला क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है जिसको ट्रांसफर करना है हमको अनबॉर्न को। ठीक है? अनबॉर्न का मतलब क्या हम लोग समझ गए। तो यहां पे उस व्यक्ति को ट्रांसफर हो, उसके लिए पहले ट्रांसफर होना होगा उस व्यक्ति को जो अस्तित्व में है, जो अस्तित्व में है एट द डेट ऑफ ट्रांसफर। और उस व्यक्ति को जो ट्रांसफर होगा वो सिर्फ लाइफ इंटरेस्ट ही ट्रांसफर होगा। ठीक है? उसके बाद, उसके मरने के बाद जो वह इंटरेस्ट वेस्ट होगा अनबॉर्न में, वो इंटरेस्ट कैसा होना चाहिए? तो एब्सोल्यूट होना चाहिए। क्लियर है? समझ में आ गया? तो अगर ये दो कंडीशन को फुलफिल करके ट्रांसफर हुआ तो ट्रांसफर वैलिड माना जाएगा। ठीक है? तो अब एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए ए है। ठीक है? ए को ट्रांसफर करना है प्रॉपर्टी अल्टीमेट बेनिफिशियरी को, दैट मीन्स अनबॉर्न को। तो ए डायरेक्ट ट्रांसफर कर नहीं सकता है। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो ट्रांसफरी एग्जिस्टेंस में नहीं है। क्लियर समझ में आ रहा है? तो अल्टीमेट बेनिफिशियरी दैट मींस अनबॉर्न को डायरेक्ट ट्रांसफर होगा नहीं। तो होगा कैसे? तो पहला कंडीशन कहता है कि प्योर लाइफ इंटरेस्ट ट्रांसफर होना है उस व्यक्ति के फेवर में जो अस्तित्व में है एट द डेट ऑफ द ट्रांसफर। तो यहां पे बी को हम ट्रांसफर, ए जो है क्या करेगा? पहले ट्रांसफर करेगा बी को, और बी को जो इंटरेस्ट ट्रांसफर होगा वो कैसा होना चाहिए? लाइफ इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है? तो बी उस इंटरेस्ट को होल्ड करके रखेगा कब तक? जब तक वो जीवित होगा। ठीक है? तो यहां पे जो बी को इंटरेस्ट ट्रांसफर हुआ कैसा है? वो पार्शियल है। उसके बाद बी के मरने के बाद उसी ट्रांसफर के अनुसार, जो पहला ट्रांसफर था उसी ट्रांसफर के अनुसार बी के मरने के बाद वो इंटरेस्ट किसको चला जाएगा? अल्टीमेट बेनिफिशियरी को, दैट मीन्स अनबॉर्न को। ठीक है? तो यहां पे एक चीज नोट करना क्या है कि जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी दैट मीन्स कि अनबॉर्न को ट्रांसफर हो रहा इंटरेस्ट को कैसा होना चाहिए? वो एब्सोल्यूट होना चाहिए। क्लियर समझ में आ गया? तो कहने का क्या मतलब है इसको और अच्छे से समझते हैं डिटेल में, कि मान लीजिए ए को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना है, ये प्रॉपर्टी अपने बड़े बेटे को, ठीक है, जो अस्तित्व में नहीं है एट द डेट ऑफ द ट्रांसफर, तो वह कैसे करेगा? तो ए क्या किया? उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया बी को। क्लियर? बी यहां कौन है? उसकी ए की वाइफ है।
कि बी को जो ट्रांसफर हुआ वो हुआ सिर्फ लाइफ इंटरेस्ट ट्रांसफर हुआ, ठीक है। और बी के मरने के बाद वो एब्सोल्युटली किसका हो जाएगा, उसके बड़े बेटे का, ठीक है, जो अस्तित्व में नहीं था, दैट मींस अनबॉर्न को। तो ऐसे वो ट्रांसफर कर सकता है और इस तरीके से प्रॉपर्टी अल्टीमेट बेनिफिशियरी को, दैट मींस अनबॉर्न को प्राप्त हो सकता है। क्लियर। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आखिर क्यों नहीं डायरेक्ट ट्रांसफर होता है अनबॉर्न को, ठीक है, माइंड में आता होगा क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहला तो ग्राउंड यह होता है कि जो प्रॉपर्टी एक्ट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, वो जो ट्रांसफर को गवर्न करता है वो ट्रांसफर होता है बिटवीन टू लिविंग पर्सन। तो अनबॉर्न है, वो अस्तित्व में नहीं होता एट द डेट ऑफ द ट्रांसफर, पहला। दूसरा जो ग्राउंड होता है दोस्तों, वो यह है कि जो हम लोग जब देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंटरेस्ट, तो इस डॉक्ट्रिन के अनुसार प्रॉपर्टी का मालिक हर मोमेंट कोई ना कोई होता है, ठीक है। कहने का मतलब कि अगर कुछ भी ट्रांसफर हुआ प्रॉपर्टी का, तो जो भी ट्रांसफर हुआ है हर मूवमेंट में उस प्रॉपर्टी का कोई ना कोई मालिक है, ठीक है, या फिर वो प्रॉपर्टी किसी ना किसी व्यक्ति से बिलोंग कर रहा होता है। तो अब इसको समझिए, इसका क्या अर्थ हुआ और इसका क्या संबंध है सेक्शन 13 से। अगर मान लीजिए, अगर ए जो है अल्टीमेट बेनिफिशियरी को ट्रांसफर करने का सोचता, तो उसको क्या करना होता, वो डायरेक्ट ट्रांसफर करता। तो यहां पे बी जब तक अल्टीमेट बेनिफिशियरी जब तक अस्तित्व में आता, तो जो इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहा है उस इंटरेस्ट का मालिक कौन होता, कोई नहीं होता। वो इंटरेस्ट अबायंस में चला जाता, वो इंटरेस्ट वॉइड माना जाता। तो यही सिचुएशन विपरीत होता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंटरेस्ट के। इसलिए हम डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं अनबॉर्न को। और हमको डायरेक्ट ट्रांसफर, अगर हमको ट्रांसफर करना है अनबॉर्न को, तो सब्जेक्ट टू द कंडीशन विच वेर प्रोवाइडेड अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 13, ठीक है, में जो दिया गया कंडीशन उसके अनुसार। वो दो कंडीशन क्या है कि पहला कि प्रेयर लाइफ इंटरेस्ट ट्रांसफर होगा, ठीक है, और दूसरा जब भी अल्टीमेट बेनिफिशियरी को ट्रांसफर होगा दैट मींस अनबॉर्न को, तो वो होना चाहिए कैसा, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। अब आते हैं केस लॉ पे, ठीक है। केस लॉ है आप नोट कर लीजिए, ग्रीजियस दत्त वर्सेस दत्ताधीन का केस, ठीक है। ग्रीजियस दत्त वर्सेस दत्ताधीन का केस। यह केस सेक्शन 13 से रिलेटेड है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जब भी सेक्शन 13 का बात आता है तो इस केस का जिक्र होता ही होता है। ग्रीजियस दत्त वर्सेस दत्ताधीन, इस केस में क्या माना गया कि जब भी आप शॉर्ट में समझ लो कि इस केस में यह कहा गया, वर्डिक्ट यह था कि जब भी ट्रांसफर होगा अल्टीमेट बेनिफिशियरी को दैट मींस अनबॉर्न को, तो वो कैसा होना चाहिए, तो एब्सोल्यूट होना चाहिए, ठीक है। अब इस केस में हुआ क्या कि समझ ही लो, इस केस में हुआ यह कि ए जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया अपने भतीजी की बेटी को, ठीक है, और उसके बाद उसके मरने के बाद उसके दैट मींस अपनी भतीजी की बेटी को ट्रांसफर किया, उसके मरने के बाद वह प्रॉपर्टी किसमें चला जाएगा तो उस भतीजी की जो मेल डिसेंडेंट होगा उसको। अगर मेल डिसेंडेंट नहीं हुआ, ठीक है, अगर कोई मेल वारिस नहीं हुआ तो फीमेल को चला जाएगा। लेकिन यहां फीमेल डिसेंडेंट को जो जाएगा, अगर फीमेल वारिस होता है, ठीक है, उसकी भतीजी को, तो भतीजी की बेटी को, तो यहां फीमेल वारिस को सिर्फ लाइफ इंटरेस्ट जा रहा है। क्लियर, समझ में आ रहा है। अगर इशूलेस मर गया भी, ठीक है, मतलब एक की भतीजी की जो डॉटर है वो अगर इशूलेस मर गई तो फिर उसकी भतीजी को प्रॉपर्टी चला जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। तो इस केस में यह कहा गया कि इस ट्रांसफर में जो आप एक चीज में देख रहे हो कि जो ट्रांसफर हो रहा सेकंड वाला, अगर उसकी भतीजी की बेटी को अगर कोई फीमेल डिसेंडेंट हुआ तो उसको लाइफ इंटरेस्ट जा रहा है, ठीक है। तो यहां पे यह माना गया कि जब भी ट्रांसफर होगा अनबॉर्न को तो वो एब्सोल्यूट होना चाहिए, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर होगा। लेकिन इस केस में क्या हुआ, पार्शियल इंटरेस्ट ट्रांसफर हुआ, इसलिए ये पूरा ट्रांसफर ही क्या मान लिया गया, वॉइड मान लिया गया, ठीक है। ये केस में कहा गया था ग्रीजियस दत्त वर्सेस दत्ताधीन, ठीक है। और इसको जब भी सेक्शन 13 का बात आएगा तो इस केस का जिक्र होता ही होता है। क्लियर, समझ में आ गया बात। अब हम लोग और कुछ थोड़ा डिटेल में समझते हैं सेक्शन 13 को लेके कि क्या हिंदू लॉ में, जो हिंदू लॉ है उसमें क्या ट्रांसफर हो सकता है उस व्यक्ति को जो अस्तित्व में नहीं है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू द प्योर हिंदू लॉ, ओल्ड हिंदू लॉ, क्या होता है कि ट्रांसफर नहीं हो सकता था, ठीक है, ट्रांसफर नहीं हो सकता था हिंदू में, ठीक है, टू दी पर्सन हु इज नॉट इन एग्जिस्टेंट एट द डेट ऑफ द ट्रांसफर। लेकिन जब से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अस्तित्व में आया है
उसके बाद हिंदुओं के बीच में जो ट्रांसफर होता है वो गवर्न होता है टीपीए से। क्लियर है? तो अब सेक्शन 13 अप्लाई होता है हिंदू में, तो हिंदू एवं हिंदू प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकता है टू दी अनबॉर्न सब्जेक्ट टू दी कंडीशन ऑफ सेक्शन 13। क्लियर? तो हिंदू लॉ के पर्सपेक्टिव में हम लोग सेक्शन 13 को देख लिए। अब हम लोग देखते हैं इंग्लिश लॉ के पर्सपेक्टिव में। सेक्शन 13 मत बोलिए, इंग्लिश लॉ के पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि अनबॉर्न को ट्रांसफर होगा तो कैसे होता है। ठीक है, देखिए इंग्लिश लॉ में क्या होता है दोस्तों कि जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होता है टू दी अनबॉर्न, दैट मीन्स की पर्सन हु इज नॉट इन एग्जिस्टेंस, तो वो होता है अकॉर्डिंग टू दी रूल अगेंस्ट परपीचुटी। ठीक है, और जो इंग्लिश लॉ में जो रूल अगेंस्ट परपीचुटी है वो गवर्न होता है लॉ ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1925 सेक्शन 163 से। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया? तो इसका मतलब यह समझ में आ गया कि इंग्लिश लॉ में भी ट्रांसफर होता है टू द पर्सन हु इज नॉट इन एग्जिस्टेंस, लेकिन सब्जेक्ट टू द रूल प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 163 ऑफ द लॉ ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1925। क्लियर? समझ में आ गया? अब देखते हैं, हम लोग थोड़ा दृष्टिकोण को हटाते हैं, हम लोग आते हैं मुस्लिम लॉ के पर्सपेक्टिव में, जानते हैं कि क्या उस व्यक्ति को ट्रांसफर हो सकता है जो अस्तित्व में नहीं है। क्लियर? तो मुस्लिम लॉ के अनुसार सबसे पहले यह समझिए कि मुस्लिम लॉ क्या मुस्लिम्स पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई होता है? तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट मुस्लिम्स पे अप्लाई नहीं होता है। क्लियर? समझ में आ गया बात? तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां मुस्लिम पे तो अप्लाई नहीं हुआ टीपी एक्ट, तो सेक्शन 13 अप्लाई होने का तो बात ही नहीं हुआ। ठीक है, प्योर मुस्लिम लॉ के अनुसार भी दोस्तों अनबॉर्न को ट्रांसफर नहीं हो सकता है। दैट मीन्स उस व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं हो सकता है जो अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, उसके प्योर मुस्लिम लॉ के अनुसार तो ट्रांसफर नहीं हो सकता है, और साथ ही साथ टीपी एक्ट अप्लाई नहीं होता है, तो इस ऐसे हालात में भी ट्रांसफर नहीं होगा अनबॉर्न को या उस व्यक्ति को जो अस्तित्व में नहीं है। क्लियर है? तो मुस्लिम लॉ के पर्सपेक्टिव में हम जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसमें भी एक इंपॉर्टेंट केस आ जाता है। वो क्या है? वह हम अब्दुल कादर वर्सेस टर्नर का केस। क्या है केस? अब्दुल कादर वर्सेस टर्नर का केस। क्लियर? इस केस में यही कहा गया कि प्योर मुस्लिम लॉ में ट्रांसफर नहीं होगा उस व्यक्ति को जो व्यक्ति अस्तित्व में नहीं है उस डेट को जिस डेट को ट्रांसफर हुआ है। क्लियर? समझ में आ रहा है बात? तो हम लोग लास्ट में एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि मान लीजिए, एक एग्जांपल देते हैं, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कि मान लीजिए कि ए जो है ट्रांसफर किया लाइफ इंटरेस्ट बी के फेवर में। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसके बाद B2 के फेवर में, B1 के मरने के बाद B2 के फेवर में वो इंटरेस्ट चला जाएगा फॉर लाइफ। ठीक है, उसके बाद B3 के फेवर में चला जाएगा। ठीक है, फॉर लाइफ। उसके बाद B4 के फेवर में लाइफ इंटरेस्ट ट्रांसफर होगा। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद चला जाएगा एब्सोल्युटली वो इंटरेस्ट किस में इन्वेस्ट हो जाएगा? अल्टीमेट बेनिफिशियरी, दैट मींस कि अनबॉर्न को चला जाएगा। तो क्या यह ट्रांसफर वैलिड है? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आपका भी रिवीजन होगा। ए ट्रांसफर किया प्रॉपर्टी, पहले B1 को फॉर लाइफ, उसके बाद B2 को फॉर लाइफ, उसके बाद B3 को फॉर लाइफ, उसके बाद B4 को फॉर लाइफ। उसके बाद वह प्रॉपर्टी अल्टीमेटली वेस्ट हो गया अल्टीमेट बेनिफिशियरी में। ठीक है, तो यहां पे ये जो ट्रांसफर हुआ है अल्टीमेट बेनिफिशियरी को, ठीक है, दैट इज अनबॉर्न को, तो क्या ये ट्रांसफर वैलिड माना जाएगा? क्योंकि यहां पे जो लाइफ इंटरेस्ट सक्सीड हो रहा है वो 4 व्यक्तियों के बाद बी को मिल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? मेरा सवाल है कि क्या ये ट्रांसफर वैलिड है? क्या ये ट्रांसफर जो हुआ अल्टीमेट बेनिफिशियरी को, क्या ये वैलिड है? क्लियर है? आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों अब इस लेक्चर को हम लोग कंक्लूड कर देते हैं। आज लेक्चर हम लोग सेक्शन 13 देखे, ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सेक्शन 13 क्या कहता है कि अल्टीमेट बेनिफिशियरी दैट मींस अनबॉर्न को ट्रांसफर होगा, तो किस कंडीशन के अनुसार? तो ये 2 कंडीशन है जिसके अनुसार ट्रांसफर हो सकता है। उसके बाद सेक्शन 13 को दैट मींस कि अनबॉर्न को जो ट्रांसफर होता है इसके पर्सपेक्टिव में हिंदू लॉ को हम लोग समझे कि क्या कॉन्सेप्ट है, मुस्लिम लॉ में क्या कॉन्सेप्ट है, इंग्लिश लॉ में क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और आज का लास्ट का क्वेश्चन, इसका आपको जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।